सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो हमने छोड़ा था जहां पर मैंने आपको बताया था डिस्क्वालिफिकेशन की बात। और आपने देख ही लिया है कि डिस्क्वालिफिकेशन में कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम उसको प्रॉपरली नहीं बनाते हैं नोट्स। क्योंकि अगर मैं डिस्क्वालिफिकेशन की बात करूं तो उसमें 3 पैरामीटर हमें दिखता है, राइट। एक पैरामीटर दिखता है हमें एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा दिखता है एज पर द पार्लियामेंट, और तीसरा दिखता है एक हमें एंटी डिफेक्शन, यानी कि मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पर, स्केड्यूल 10। 10 ठीक है। तो अगर आपके पास प्रॉपर चार्ट नहीं होगा तो आपको हौच पौच हो जाएगा, आजमा लेना। और अगर प्रॉपर चार्ट बना रखा आपने तो वो आपको रिवीजन में इतनी हेल्प करेगा और आपका माइंड क्लियर रहता है। और मैंने बताया है आपको, चाहे किसी भी तरह का डिस्क्वालिफिकेशन हो, जैसे हमने देखा। अरे एक सेकंड ना, किसी ने ज्वाइन किया। पूनम जी जय हिंद। जय हिंद सर। तो मैंने कहा डिस्क्वालिफिकेशन जो है, अगर मैं पार्लियामेंट देखूं या कॉन्स्टिट्यूशन देखूं, वहां पर फाइनल डिसीजन किसका होता है? दी प्रेसिडेंट। और अगर मैं एज पर द स्केड्यूल 10 देखूं, जिसे आप एंटी डिफेक्शन कहते हैं, वहां पर फाइनल डिसीजन किसका होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ऑफिसर। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप जानते ही हैं, अगर लोकसभा की बात होगी तो कौन होगा? स्पीकर। और राज्यसभा होगा तो कौन होगा? चेयरमैन। चेयरमैन। ठीक है। तो देखो, नोट्स जितने अच्छे बनाओगे, जितना मुझे समझ के नोट्स बना रहे हो, देख लेना आप खुद कहोगे सर मजा आ गया। और इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? इनका जुडिशियल रिव्यू होगा, चाहे वो ये वाला है ये वाला है। कौन सा केस है वो? किहोटू होलन एप्स। केस। वाह वर्षा जी, गुड। किहोटू होलो हन केस कब का है ये? 1992 का। ठीक है, 92। और मैंने कहा है जो आपकी मेंस राइटिंग होती है उसमें आपकी वर्ड लिमिट होती है, तो यहाँ पर किहोटू केस 1992 लिख देना बस। होलोहन को लिखने की जरूरत नहीं है। किहोटू केस 1992 ये लिख के आगे बढ़ जाना। तो ऐसे हमने इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है। आज हम देखेंगे, इसी से रिलेटेड टॉपिक है आज का हमारा, वो है कि हमारा टॉपिक आएगा विकेटिंग विकेटिंग ऑफ सीट्स। अरे यार एक सेकंड, ये बड़ा परेशान करता है, एक सेकंड गाइस। विकेटिंग ऑफ सीट्स, ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे अब। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। हेडिंग लिख लीजिएगा, विकेटिंग ऑफ सीट्स। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए अपने, ठीक है। तो विकेटिंग ऑफ सीट्स लिखा आपने, ठीक हो गया भैया। तो सबसे पहले हम जो इसमें हेडिंग पढ़ेंगे, वहां पर हमारी हेडिंग आएगी डबल मेंबरशिप। और हो सके तो 2 या 3 पेन का इस्तेमाल करें, जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, डबल मेंबरशिप। अब डबल मेंबरशिप क्या होता है? जैसे आपके पास, आपने चुनाव लड़ा, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है राज्यों के चुनाव कभी भी आ जाते हैं। जैसे इस वर्ष अक्टूबर नवंबर में कौन से विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं? बिहार। बिहार। बिहार है ना। तो चुनाव में क्या होता है? चुनाव कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं केंद्र स्तर में देखूं लोकसभा, और राज्य स्तर में देखूं विधानसभा, आप जानते हैं वो कभी भी, वैसे उसका नॉर्मल टेन्योर तो 5 साल का होता है, पर वो कभी भी इन बिटवीन गिर सकता है। तो इसीलिए चुनाव कभी भी आ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है 2 चुनाव एक साथ आ गए हैं। टेक एन एग्जाम्पल, लोकसभा के भी चुनाव आ गए हैं और राज्य के विधानसभा के भी चुनाव आ गए, और सोचो मैंने दोनों में पार्टिसिपेट किया और मैं दोनों में जीत गया। तो यहाँ पर डबल मेंबरशिप नहीं होगी, एमपी भी और एमएलए भी। यस सर। और वैसे ही लोकसभा राज्यसभा में ले लो, दोनों में मैंने अपना नॉमिनेशन भरा और दोनों में मेरा हो गया, लोकसभा में भी हो गया राज्यसभा में, तो यहाँ भी डबल मेंबरशिप हो गई। तो अब हम इसके नोट्स कैसे बनाएंगे? पहले एक सिंपल डबल मेंबरशिप लिखेंगे और देखेंगे यहाँ पर डबल मेंबरशिप में किस तरह से बात हुई है, क्या संविधान ने कुछ इसमें बात करी है, सबसे पहला। तो यहाँ पर आप अपने नोट्स कैसे खींचेंगे, एक सेकेंड। आप इसको ऐसे बनाएंगे, इधर लिखेंगे सी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और इधर लिखेंगे पी मतलब पार्लियामेंट। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या नियम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी नियम नहीं है, निल कर देना। कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें कोई भी बात नहीं करी है, तो यानी कि पार्लियामेंट ने बात करी है। तो पार्लियामेंट कैसे बात करता है? आरपीए एक्ट कब का है ये? 1951। तो इधर लिखो आरपीए एक्ट 1951। ठीक है, अच्छी तरह जानते हैं आप लोग। तो इसमें जो कंडीशन दी है, इसमें क्या कंडीशन दी है कि ऐसा है, जैसे आप 2 सीट में चूज हो गए, ठीक है।
एक सेकेंड, हाँ गाइस, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, आप सोचो। सबसे पहली कंडीशन इसमें हम आरपीए में बनाएंगे। सबसे पहली कंडीशन है 2 सीट्स इन अ हाउस। 2 सीट्स इन अ हाउस। अब 2 सीट्स इन अ हाउस, एक सदन में 2 सीटें, ऐसा हो सकता है? आपको लगता है ना लोकसभा में आप अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव भी लड़ सकते हैं? देखा है आपने? कभी कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े हस्तियां क्या करती हैं, दो दो कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ती है। ये सुनो, पता है ना ये सर बात? ये एक बार रिपीट, लास्ट वाला रिपीट कर दो। मैंने कहा कभी कभी जो चुनाव में उम्मीदवार होते हैं वो दो दो कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ते हैं। अब वो कैसे होता है, कैसे होता है, वो हम आगे बढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। यहां तक क्लियर हो रहा? क्या अभी हमारे जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, किसी का नाम आया था ऐसा जिसने दो कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े? सर राहुल गांधी जी का आया था। एब्सोल्युटली। तो अभी अपने माइंड में ये फीड करो कि हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप एक ही सदन के लिए, सदन यहां पर लोकसभा मान लो, दो कंस्टिट्यूएंसी से आप चुनाव लड़ सकते हैं। और सोचो आप दोनों सीट जीत गए, ठीक है? तो यहां पर क्या लिखेंगे कि जीत हुई है वन बोथ सीट के लिए। अब इसमें आरपीए क्या कहता है? आरपीए कहता है कि इफ नॉट चूजन, अगर एक को नहीं चूज किया जाएगा तो बोथ सीट बिकम वेकेंट। बोथ सीट्स बिकम वेकेंट। आई बात समझ में? अगर आपने तय सीमा के तहत, अब ये तय सीमा क्या होता है, वो निर्धारित किया जाता है, ठीक है? जैसे 10 दिन का समय दे दिया, 10 दिन के अंदर आपने डिसाइड करना है। अगर आपने डिसाइड नहीं किया जो समय आपको दिया गया है, तो दोनों ही सीट क्या हो जाएंगी आपकी? वेकेंट। क्या मैं समझा पाया? वीकेंड। तो अपनी ये तो हम कंडीशंस, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा ना? हाँ, तो ये चीज देखो, एक ऐसे बना लेना इसको, ठीक है? ये देखो एक ये हो गया। आगे बढ़ सकता हूं मैं? यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। तो आपने जो पेज बना रखा है इसी साइड में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मैं रेस कर रहा हूं। किरण जी, गौरी जी, समझ में आया? यस सर। अब इसी पार्लियामेंट वाले को आप आगे कैरी करेंगे। सेकंड कंडीशन हम क्या बनाएंगे? सेकंड कंडीशन हम बनाएंगे पी मतलब पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट हो गया, प्लस एक आपका स्टेट लेजिस्लेचर वाली सीट। एसएल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, अरे यार, एक हो गया पी मतलब पार्लियामेंट, एक हो गया आपका एसएल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये कंडीशन मैंने बताया ना, एक ही समय विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के भी हो रहे हैं, तो टेक एन एग्जाम्पल, आप दोनों सीट में आ गए। तो यहां पर क्या समय है? यहां पर समय काल निर्धारित किया गया है विद इन 14 डेज। विद इन 14 डेज, ठीक है? उस वाले में कोई समय नहीं था, ठीक है? इस वाले में समय है, विद इन 14 डेज आपको डिसाइड करना है, ठीक है? विद इन 14 डेज आपको डिसाइड करना है। अच्छा, इसमें ये चीज याद रखना कि अगर व्यक्ति कोई भी विद इन 14 डेज डिसाइड नहीं करेगा, यहां पर से दो ऑप्शन बाहर आएंगे, डिसाइड्स या डू नॉट डिसाइड्स। तो डिसाइड्स में तो ऑब्वियसली कोई आदमी होगा कि वो एमपी की सीट छोड़ेगा। हर आदमी क्या लेगा? एमपी। एमपी लेगा। ये प्रमोशन है ना, बहुत रेयरली होगा कि वो एमएलए में जाएगा। पर अगर वो डिस्क्राइब नहीं करेगा, डिसाइड नहीं करेगा विद इन टाइम, तो ऑब्वियसली आपको क्या लगता है उसकी कौन सी सीट वेकेंट हो जाएगी? एमपी। एब्सोल्युटली, सीट इन पार्लियामेंट बिकम्स वेकेंट। यानी कि उसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या मैं समझा पाया? यहां तक क्लियर है? पर सर कोई अपनी एमपी वाली सीट क्यों ही छोड़ेगा? मैं नहीं समझा आपकी बात। जैसे सर अभी हमने देखा कि मतलब हमारी प्रमोशन होगी ना, एमएलए से हम्म। तो ऊपर एमपी हो गया। हाँ जी, हाँ तो जी। पर कोई अपनी जैसे, जैसे हम डिसाइड का देख रहे हैं कि दो तरफ जैसे आ गया और कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा। हम्म। तो मतलब मैं ये पूछ रही थी कि एमपी वाली सीट कोई क्यों ही छोड़ेगा? मतलब हर किसी को प्रॉफिट का तो होता ही है ना। हम्म। तो आप बताओगे एक बार? देखो ऐसा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इस पूरे सिनेरियो को, देखो विद इन 14 डेज उसको डिसाइड करना है, तो ऑब्वियसली वो एमपी चूज करेगा, है ना? जी सर। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज कौन सी सीट करी गई है?
अगर उसने एमएलए नहीं, एमएलए की सीट कॉम्प्रोमाइज की गई है, क्या लिखा है मैंने डू नॉट डिसाइड एमपी में? नहीं कहाँ की? सर, मतलब वो एमपी चुनेगा तो एमएलए की सीट अपनी उसकी वो हो जाएगी, छूट जाएगी। ऑब्वियसली एमएलए की सीट छोड़ेगा वो, क्योंकि यहां पर नीचे देखो, अगर उसने डिसाइड नहीं किया तो कौन सी सीट कॉम्प्रोमाइज हो रही है? एमपी, वो तो एमपी हो। तो फिर यानी कि हर कोई किसको मांगेगा? ये एक तरह की पनिशमेंट मिल रही है ना यहाँ पर, अगर आप 14 दिनों में डिसाइड नहीं करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। और पनिशमेंट का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। हम्म। अगर यहाँ पर एमएलए की सीट को वेकेंट किया जाता है, वो पनिशमेंट थोड़ा है, वो तो रिवॉर्ड बन गया। लॉजिकली सोचो, वो तो रिवॉर्ड बन गया, वो पनिशमेंट थोड़ी ना है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सबको समझ में आई ये बात? सर। हाँ जी। सर जब तक वो डिसाइड नहीं कर रहा तब तक उसके पास कौन सी सीट होगी, या उसके पास कोई सीट नहीं होगी कोई जब तक सीट नहीं होगी, कोई सीट नहीं होगी। यू हैव टू डिसाइड, ठीक है, विद इन। सर विद इन 40 डेज में दोनों सीट नहीं रहेंगी, ना एमपी की ना एमएलए की, इसमें यह है कि अगर मैंने डिसाइड नहीं किया तो। वो चुनाव जीत के आया है ना। देखो आप, क्या होता है प्रोसीजर, क्या होता है आप मुझे बताओ। ऑफिस में आप चुनाव जीत के बैठते हो या ओथ खा के बैठते हो? ओथ आप, खा के। तो फिर अगर आप एमएलए का चुनाव जीते हैं या आप एमपी का चुनाव जीते हैं, सदन यानी कि हाउस में बिना ओथ के बैठ सकते हो? हाँ या ना? नो सर। गौरी जी समझ पा रही है मेरी बात? यस सर। तो वो जीत के आया है, अब उसने दोनों चुनाव जीत लिए मान लो, तो उनका नाम जाता है और उनसे 14 दिन का नोटिस होता है कि आप बताइए आपको क्या करना है। तो ऑब्वियसली हर कोई एमपी करता है, पर कभी होता है ना अवहेलना हो जाता है ऑर्डर का, आदमी है ना, इतना टाइम होता नहीं है क्योंकि हमें सदन भी चलानी है, तो हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते, हम टाइम दे देते हैं 14 दिन का। ऑब्वियसली इन जनरल हर कोई एमपी चूज करता है, पर एक तरह से कभी ऐसी कंडीशन हो गई कोई चूज नहीं करता है, उसका भी हमें एक नियम दिया गया है। हालांकि ये नियम जो है ये इतना एक्टिव रहता ही नहीं, हर कोई एमपी चूज करता है, पर अगर नहीं करेंगे तो उसे दंड मिलेगा। और दंड क्या होता है? उसकी कौन सी सीट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? जो हायर सीट है। एमपी ठीक, की। अब पकड़ पाई गौरी जी, पूनम जी? यस यस सर। चलो, अब दूसरी कंडीशन उठाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर जो आपने ये पहले वाली कंडीशन दी उसमें ये बोला कि निर्धारित, इसमें कोई निर्धारित समय नहीं होता, तो फिर सर वो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई कि निर्धारित समय नहीं होता है का मतलब वहां पर जो अथॉरिटीज होती हैं वो अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कर लेती हैं। वो 4 दिन कर देंगी, 2 दिन कर देंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जहां टाइम निर्धारित नहीं है वहां पर डिस्क्रिशन का इस्तेमाल होता है ना। पकड़ पाई मेरी बात? यस सर। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कंडीशन है सिटिंग मेंबर की, तो तीसरी कंडीशन, सॉरी तीसरी आ गई आपकी, सिटिंग मेंबर। सिटिंग मेंबर भाई साहब, ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो सकता है कि कोई सिटिंग मेंबर है, ठीक है, अब आपको पता है कि आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं राज्यसभा का एमपी हूं, ठीक है, टेक एन एग्जांपल, मैं राज्यसभा का एमपी हूं, क्या मैं एमपी होने के साथ साथ क्या लोकसभा का चुनाव लड़ सकता हूं? हाँ या ना? यस। लड़ सकता हूं ना, हाँ या ना? क्योंकि याद करो, लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25 और मैं राज्यसभा का एमपी हूं तो मेरी उम्र कितनी, ऑब्वियसली किससे ऊपर है? लोकसभा के। तो सिटिंग मेंबर होने के नाते मैं लोकसभा के चुनाव भी लड़ सकता हूं। वही बात हो गई, सिटिंग प्रेसिडेंट अपकमिंग प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ सकता है नहीं लड़ सकता? बताइए। यस सर। अब ऑब्वियसली राष्ट्रपति के चुनाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर सब कुछ साधारण है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई कोरोना नहीं फैला है, कोई आपदा, कोई बाढ़ नहीं आई है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यह जिम्मेदारी होती है कि टेन्योर पूरा होने से पहले पहले चुनाव आ जाए, रिजल्ट आ जाए, और टेन्योर पूरा होने से पहले हमारा एक नया राष्ट्रपति आ जाए। और ये नया राष्ट्रपति पुराना राष्ट्रपति भी हो सकता है, मानते हैं ये बात? यस सर। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा सर, कि मैं मुझे क्या, ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा कि राष्ट्रपति का एक टेन्योर होता है 5 इयर्स का, मानती हो? यस सर। और टेक एन एग्जांपल, राष्ट्रपति का टेन्योर कंप्लीट हो रहा है, टेक एन एग्जांपल 31 मार्च 2026 को, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, कब कंप्लीट हो रहा है? 31 मार्च। तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, वो 3 महीने पहले ही सारे काम शुरू कर देता है, और 31 मार्च 2026 से पहले पहले वो इलेक्शन कराकर रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देता है।
जिससे कि सीट कभी वेकेंट ना हो, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए क्या लिखा रहता है, देयर शैल बी अ, प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के चुनाव पहले ही हो जाते हैं। तो जो राष्ट्रपति ऑलरेडी राष्ट्रपति हैं वो भी आने वाले राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। समझ में आई बात? सर ये लाइन आप दोबारा बोलना, जो राष्ट्रपति है वो भी आने वाले। राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं, कैंडिडेट बन सकते हैं। ओके सर। क्लियर हो गया? जी सर। चलो, तो आप लोगों को अगर यहां तक क्लियर है तो यानी कि आप समझ पाए होंगे सिटिंग मेंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब सिटिंग मेंबर का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ पाए हैं तो होता क्या है कि जब आप जीत जाते हैं तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या लगेगा, ऑटोमेटिकली आपकी ओल्डर सीट क्या हो जाएगी, वो वेकेंट हो जाएगी। जैसे राज्यसभा से थे आप लोकसभा में चुनाव जीत गए तो आपकी कौन सी सीट वेकेंट हो जाएगी, राज्यसभा। राज्यसभा वाली। ओल्डर सीट क्या हो जाएगी आपकी, वेकेंट हो जाएगी। क्या मैं समझा पाया? क्लियर हो रहा सबको? यस और नो? जी सर। ठीक है, गौरी जी क्लियर हो रहा? यस सर। तो ऐसे करके ना एक चार्ट बना लेना, इसमें कंडीशंस बनती हैं, तो आपसे कंडीशंस ऑब्वियसली जब मैं क्वेश्चंस भी दूंगा आप लोगों को, टेस्ट सीरीज दोबारा आपकी शुरू हो जाएगी तो देखना ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। और कभी ना लॉजिकली, पता इसमें एक लॉजिक चलता है। लॉजिक क्या चलता है कि सीट हमेशा वो छीनी जाती है जो ज्यादा पावरफुल होती है, ये बात याद रखना। वो दंड मिलता है ना जब कंपैरिजन होगा एमएलए और एमपी में, ठीक है। और जब एमपी एमपी में होगा कंपैरिजन, जैसे लोकसभा राज्यसभा के चुनाव आप लड़ रहे हैं, अच्छा ये कंडीशन तो मैंने बताई नहीं, फोर्थ वाली एक और कंडीशन है। फोर्थ वाली कंडीशन क्या है, आपने इमेजिन करो लोकसभा के भी चुनाव लड़े और राज्यसभा के भी चुनाव लड़े और आपको दोनों जगह मिल गया, दोनों जगह आप जीत गए, लोकसभा में भी जीत गए, राज्यसभा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, इसमें है विद इन 10 डेज, कितना है, विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज आपको डिसाइड करना है। अगर आपने डिसाइड नहीं किया, अदरवाइज अगर आपने डिसाइड नहीं किया 10 दिनों के अंदर, तो आपकी कौन सी सीट वेकेंट हो जाएगी, बताओ कौन, क्या लगता है आपको कौन सी सीट वेकेंट होगी? लोकसभा। वेरी गुड, लोकसभा वाली। वेरी गुड, मेरे लिए राज्यसभा कर देना, ठीक है। राज्यसभा है। राज्यसभा एमपी की हो। मैंने कहा था ज्यादा वाली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो अपर हाउस कौन सा होता है, राज्यसभा। ठीक है। अपर हाउस होता है आपका राज्यसभा, टेक्निकली हम अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को। ऊपर कौन सा है, इंग्लैंड में तो इसे हाउस ऑफ द लॉर्ड कहते हैं, जहां पर लॉर्ड बैठते हैं। इंग्लैंड में क्या होता है, अपर हाउस को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड। और लोअर हाउस को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन। कॉमन, गरीब आदमी है ना, हम लॉर्ड हैं। तो उस हिसाब से लॉजिक, मैंने कहा ना एक लॉजिक से चलो। तो आपने पावर के हिसाब से बोल दिया, आपको लगा लोकसभा में डायरेक्ट सरकार तो वहां बैठती है ना, बट आपको पता है राज्यसभा अपने लेवल पे भी है भैया स्ट्रॉन्ग, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात है तो कौन है वहां पर माहिर। राज्यसभा। बिना इमरजेंसी के अगर पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट में डालना है तो कहां आएगा बिल, राज्यसभा में। तो फिर तो ये कंडीशन, 4 कंडीशन याद रखना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो नोट्स इस तरह से बनाओ और रिवीजन में इतने परफेक्ट हो जाओगे ना, क्योंकि यहां से ट्विस्ट होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खिचड़ी बन जाती है ना। तो क्या मैं समझा पाया यहां तक? यस सर। चलो, बस नोट्स प्रॉपर सर, बनाओ। हाँ जी, हाँ जी। सर आपने अभी एक पॉइंट बोला था कि राज्यसभा की सीट लोकसभा की सीट के लिए राज्यसभा वाली सीट छोड़नी पड़ती है, आप एक बार वो बताओगे? मैंने कहा था कि हायर सीट को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, यस और नो? जी सर। तो अगर लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीट देखोगे तो अपर हाउस कौन सा है, राज्यसभा। तो फिर कौन सी सीट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी अगर आपने 10 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो? लोकसभा वाली। गॉट इट। क्योंकि एक चीज और है ना, आप देखो राज्यसभा में जब आप निकल गए तो आपका टेन्योर फिक्स है, कितने साल का है, 6 ईयर। आप एमपी कितना रहोगे, 6 सालों तक, और लोकसभा में कभी भी सरकार गिर सकती है। मैक्सिमम टेन्योर आपका कितना है, 5 साल। पर सरकार तो कभी भी गिर सकती है। तो ज्यादा इनकंसिस्टेंसी किसमें होती है, लोकसभा में। तो फिर, और मैंने कहा दंड होता है, दंड में हमेशा क्या मिलेगा आपको, जो सिक्योर सीट होती है ना। एज अ इंडिविजुअल अगर आप देखोगे राज्यसभा का भी एमपी होता है, लोकसभा का भी एमपी होता है, जो प्रिविलेजेस होते हैं, जो इनको फैसिलिटीज मिलती है, उसमें ऐसा थोड़ा होता है राज्यसभा के एमपी को कम फैसिलिटी मिलेंगी, ऐसा होता है क्या? नो सर। तो ऐसे लॉजिकली सोचो, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है, तो
इंडिविजुअल लेवल पे आप देखोगे ज्यादा फायदा राज्यसभा का एमपी बन के होता है, क्योंकि वो टेन्योर फिक्स है। एक ही सूरत में आपका टेन्योर हट सकता है, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या आपकी डेथ हो गई है। अदरवाइज आपका टेन्योर कितना फिक्स है? 6 ईयर। 6 years। लोकसभा में कहाँ फिक्स है? प्रधानमंत्री ने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, ऑटोमेटिकली क्या होगी सरकार? ठीक, किरण जी, गौरी जी, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखो लॉजिकली देखो कितना आसान है ना? पार्लियामेंट में लोग घबराते हैं, सर कहाँ कहाँ से नियम होते हैं, बस नोट्स अच्छे बनाओ। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है रेजिग्नेशन। ये छोटा सा टॉपिक है, तो यहां पर लिखो रेजिग्नेशन। आइए अब इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। ओके, तो आपको पता है अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजाइन करेंगे तो अपना रेजिग्नेशन वो किसको देते हैं? अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। और आपको अच्छी तरह पता है लोकसभा में कौन होते हैं? स्पीकर। स्पीकर। और राज्यसभा में कौन होता है? चेयरमैन। चेयर। चेयरमैन। मैं इसमें भी चर्चा करूंगा बहुत जल्दी कि स्पीकर क्यों कहा जाता है, चेयरमैन क्यों कहा जाता है, वो जब आगे आएगा। ठीक है, जब पर्टिकुलर हम लोकसभा राज्यसभा को पढ़ेंगे, डोंट वरी, ये भी हम देखेंगे ऐसा क्यों है, ये स्पीकर चेयरमैन क्यों कहा जाता है। तो समझ में आ गया। और ये भी याद रखना कि जो एमपी हैं वो अपना इस्तीफा देंगे अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। अब यहां पर एक बात अच्छी तरह याद रखना, एक नोट। नोट क्या है? ये जो इस्तीफा है, ये जो रेजिग्नेशन है, यहां पर दो ऑप्शन निकल के आते हैं। इस्तीफा ले भी सकते हैं और इस्तीफा को रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहां पर डिस्क्रिशनरी किसके पास होती है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ये डिस्क्रिशनरी होती है। क्या कहा मैंने? एमपी अगर अपना इस्तीफा दे रहा है तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अपने डिस्क्रिशन से काम कर सकते हैं, वो उनका इस्तीफा रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों, ये क्यों दिया है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अननेसेसरी प्रेशराइज करके उसको इस्तीफा दिलाया जाता है। तो इस तरह की हरकत ना हो, इसलिए ये पावर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दी है कि वो उसका इस्तीफा रोक भी सकता है ना? और कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई योग्य आदमी होता है ना, जिसकी योग्यता बड़ी अच्छी होती है, यू नो इट, कोई आदमी अलग ही लेवल के होते हैं, पर कभी कभी पारिवारिक समस्याओं के कारण वो कभी कभी गलत फैसला ले लेते हैं, गुस्से में फैसला ले लेते हैं, है ना? पारिवारिक समस्याएं हो जाती हैं आपके घरों में, हर किसी के घर में होती हो, तो आदमी कभी कभी पैनिक कर जाता है और पैनिक में वो कभी मूर्खता कर देता है। तो इसको देखते हुए भी ये ऑफर दिया गया है कि यहां पर सोचने समझने का अधिकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी दिया गया है। तो ये चीज याद रखना कि एमपी अगर अपना रेजिग्नेशन देगा तो वहां पर कहीं नहीं होता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक्सेप्ट करना ही होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। क्या मैं समझा पाया? यस और नो? पर सर उनको कैसे, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पता लगेगा ना कि वो मतलब किसी के दबाव में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? वो तो नॉर्मली रिजाइन करेंगे ना। देखो ऐसा होता है, अगर किसी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है क्यों बनाया जा रहा होगा? एक अनुभव का नाम सुना है आपने? यस सर। है ना? आप मेरे से झूठ बोलोगी ना, आपको क्या लगता है मैं जज नहीं करता? मैं अवॉइड करता हूं चीजों को। मुझे तब कब पता चल जाता है कि आप लोग दूसरे वीडियोस भी देख रहे हैं, मुझे पहले ही पता चल जाता है, पर मैं चुप रहता हूं। तो अनुभव भी तो कोई चीज होती है। आप कभी ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आप समझ जाओगे, वो आपके अंदर को पढ़ लेते हैं, तभी तो इतने बड़े अधिकारी होते हैं। पूरे भारत में स्पीकर कितने होते हैं लोकसभा में? पूरे भारत का स्पीकर कितने होते हैं बताओ? एक। पूरे भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने हैं? एक। पूरे भारत में प्रेसिडेंट कितने हैं? एक। तो ये एक यानी कि 140 करोड़ से आगे एक निकाला गया आदमी, तो कैसा होगा वो इतना मूर्ख होगा? सोचो, खुद लॉजिकली समझ रही हो क्या बोल रहा हूं मैं? जी सर। वो बहुत शातिर होते हैं भाई, वो हमसे बहुत आगे होते हैं। गॉट इट? चलिए, और यहां तक क्लियर है सबको? तो नोट याद यस रखना, सर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, घुमा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, टॉपिक चेंज करेंगे, हेडिंग डालेंगे एब्सेंस। वही बात है, कॉलेज में होता है ना, आपको बिना बहुत लंबे समय तक के लिए आप गायब हैं तो कॉलेज कहता है जाओ भाई घर जाओ, बिना बताए आप छुट्टी पे हो। या नौकरी में भी अगर आप हैं, बिना मेडिकल के आप बिना बताए चले गए, क्योंकि 2 CL मिलती है। कैजुअल लीव कितनी मिलती है सरकारी नौकरी में? 2 ही तो मिलती है। अब तो प्राइवेट में भी CL मिलती है, 2 ही तो मिलती है प्राइवेट नौकरी में भी। अगर आप 10 दिन बिना बताए गायब हो गए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो,
तो आपको सीधे क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड भी नहीं करते हैं, सीधे क्या कर देते हैं, टर्मिनेट। बिल्कुल वहीं पर बढ़िया सा लेटर देख के धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। तो ऐसा ही हमारा एमपी के साथ भी होता है, ठीक है। अब इसमें एक कैलकुलेशन क्या है वो हमें समझनी है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई एमपी लगातार 60 डेज, हाईलाइट करने वाली बात है लगातार, लगातार, ठीक है, लगातार 60 डेज गायब है बिना किसी अनुमति के, बिना किसी परमिशन के, विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन गायब है, तो उस एमपी को निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन को जरा ध्यान से समझना है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाता है। एक्सेप्शन क्या है, अगर जो हमारा सेशन होता है, सेशन को अगर प्रोरोग किया जा रहा है, प्रोरोग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, प्रेसिडेंट, या उसको एडजॉर्न किया जा रहा है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। एडजॉर्न करता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर, प्रेसाइडिंग ऑफिसर। तो क्या कहा मैंने, एक्सेप्शन क्या है, अगर सदन को प्रोरोग किया जा रहा है या एडजॉर्न किया जा रहा है, ठीक है, और ये प्रोरोग और एडजॉर्नमेंट जो है वो आपका मोर देन 4 डेज हो रहा है, मोर देन 4 डेज हो रहा है। और मोर देन 4 डेज का मतलब हो गया कम से कम 5 डेज, कम से कम कितने, 5 डेज। और ये लगातार होने चाहिए, ये भी एक के लगातार होने चाहिए, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, लगातार। अगर कोई सदन है उसको प्रोरोग किया जा रहा है, जो राष्ट्रपति करते हैं, या उसे एडजॉर्न किया जा रहा है, जो हमारे प्रेसाइडिंग ऑफिसर करते हैं, और वो मोर देन 4 डेज हो रहा है, यानी कि 5, 6, 7, 8, ठीक है, 5, 6, 7, 8, यानी कि मिनिमम कम से कम 5, मोर देन 4 मिनिमम 5। तो इनको इन 60 डेज को कैलकुलेट करने में नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। अब मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, पहले इतना लिख लिया आप लोगों ने। सर ये मोर देन 4 वाला दोबारा बताना। हाँ, मैंने कहा जब ये 60 दिन निकाले जाएंगे ना, गिने जाएंगे, तो अगर प्रोरोग और एडजॉर्नमेंट 4 दिन से ज्यादा होगा तो वो दिन गिने नहीं जाएंगे इन 60 दिनों में, इन 60 दिनों में वो दिन नहीं गिने जाएंगे। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल बताने वाला हूं, हटा दूं इसको, इरेज कर दूं। यस। हाँ अब जी। इरेज कर रहा हूं, समझ लो एक एमपी है राम, ठीक है, राम एक एमपी है जो लगातार, टेक एन एग्जाम्पल, मोर देन 60 डेज से ये गायब है, मोर देन 60 डेज ये माना जा रहा है, ये बिना बताए गायब है, आ ही नहीं रहे हैं सदन में, ठीक है, तो ये गायब है 60 डेज से। अब क्या है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन, और मोस्टली बजट सेशन आपको पता ही है फरवरी से मोटा मोटा अप्रैल मई तक चलता है, वो अप्रैल ले लेते हैं, तो फरवरी मार्च अप्रैल कितने महीने हो गए, 3 मंथ। 3 महीने। और मैं एक मंथ को 30 डेज का मान रहा हूं, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल, एक महीने को 30 दिन का मान रहा हूं, तो ये मेरा बजट सेशन कितने दिन का चला, 90 डेज। 90 डेज का, ठीक है। चलो भैया ये भी समझ में आ गया। अब इमेजिन करो कि हमारा जो व्यक्ति है राम, ये लगातार 2 महीने 10 दिन के बाद इसने ज्वाइन किया, तो फरवरी मार्च अप्रैल 10 तारीख को ये सदन में आया, अप्रैल 10 तारीख को ये सदन में आया, क्योंकि फरवरी मार्च 2 महीने हो गए और 10 और दिन, तो अप्रैल 10 को इसने ज्वाइन किया। यहां तक क्लियर हो रहा सबको, जी सर। सदन हमारा फरवरी से चल रहा है, 1 फरवरी से, पर इसने ज्वाइन किया अप्रैल 10, और इसने कोई भी इंटीमेशन नहीं दिया था, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन में क्या आ रहा हमारा, 2 महीने 10 दिन। और रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी एमपी मोर देन 60 डेज गायब रहता है बिना बताए, तो उसको निकाल दिया जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब पता चला, एक हाइपोथेटिकल है ना, पता चला कि हमारा बीच में जो सदन था वो कंटिन्यू 15 दिन के लिए एडजॉर्न रहा, यानी कि जो फरवरी का नहीं, मार्च का महीना मानते हैं, मार्च के महीने में ये 15 मार्च से 30 मार्च तक क्या रहा, एडजॉर्न रहा। किसी की मृत्यु हो गई थी, कुछ कोरोना शोरोना फैल गया था, बीमारी फैल गई थी, तो 15 दिन तक इसे एडजॉर्न रखा। एडजॉर्न मतलब उसको टेम्परेली सस्पेंड किया हुआ है, तो 15 दिन के लिए एडजॉर्न किया गया था, 15 मार्च से 30 मार्च तक। अब देखो यहां पर आप देख रहे होंगे एडजॉर्नमेंट कितने दिन का हो रहा, 15 दिन का। तो हमारा नियम कहता है कि मोर देन 4 डेज, अगर लगातार मोर देन 4 डेज,
4 डेज से ज्यादा भी होने चाहिए और लगातार भी होने चाहिए। तो हमारी कंडीशन देखो, 15 दिन क्या है, लगातार किया जा रहा है और 4 डेज से ज्यादा है, मानते हैं बात। यस सर। तो यहां पर क्या है, अब इसकी काउंटिंग देखो, इसने ज्वाइन किया है अप्रैल 10 को, तो 2 महीने 10 दिन कितने हो गए, ये 2 महीने, ये 70 दिन हो गए, हुए नहीं हुए बताओ, 2 महीने 10 दिन कितने हो गए, 70 पर दिन 70 में माइनस करेंगे 15 दिन, क्योंकि एडजॉर्नमेंट 4 दिन से ज्यादा हुआ है, तो कितना हो गया, 70 माइनस 15 करो, कितना हुआ, 55। 50 तो इसके कितने डेज निकल के आ गए, 55 तो ये अब इसको निकाला नहीं जाएगा, इसको निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि मोर देन 60 डेज हो ही नहीं रहे। आप समझ में आइए आप लोग को। और यही कंडीशन मान लो, जो एडजॉर्नमेंट है वो सिर्फ 3 दिन के लिए हुआ है, एडजॉर्नमेंट सिर्फ 3 दिन के लिए हुआ है, तो ये 3 दिन भी काउंट किए जाएंगे, 3 दिन काउंट किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोर देन 4 डेज जो हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे। पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये डेज अगर एडजॉर्नमेंट होगा, ये 60 दिनों में गिने जाएंगे। मेरी बात समझ में आई आप लोग को। अगर आप चाहते हैं इसका भी एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, अगर आप चाहते हैं सर इसका भी एक एग्जाम्पल दे दो, पहले यहां तक समझ में आया, यस सर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ये वाला भी ले लो, ठीक है, क्या बुराई है ना, थोड़ा समय और लग जाएगा। अब मैंने कहा कि एडजॉर्नमेंट सिर्फ 3 दिनों का हुआ है, ठीक है, एडजॉर्नमेंट मैंने कहा सिर्फ 3 दिनों का हुआ है, 3 दिन मतलब 1 2 3 मार्च को एडजॉर्नमेंट हुआ था, फिर नहीं हुआ था। और हमारे व्यक्ति ने, राम ने ज्वाइन कब किया था, 10 अप्रैल को, याद आ रहा आप लोगों को, यानी कि 10 अप्रैल के हिसाब से कितने दिनों बाद इसने ज्वाइन किया, 70 डेज। तो यहां पर देखो 3 दिन के लिए जो सदन है वो स्थगित हुआ था, यानी कि वो काम नहीं कर रहा था, तो क्या सर इसको 3 दिन का रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 2 3 अगर ये 4 भी होता तो इससे रिलैक्सेशन नहीं मिलता। हां, अगर ये 5 हो जाता, अगर ये 5 दिन का एडजॉर्नमेंट होता तो इसके 5 डेज क्या हो जाते हैं यहां पर, लेस, तो कितने डेज निकल के आ गए, 60 तब भी ये सस्पेंड होगा नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, मोर देन 60 डेज। अब मुझे बताइए, क्या आपको समझ में आया कि 60 डेज में जो प्रोरोग और एडजॉर्नमेंट है वो कैसे काम करता है, क्लियर है। यस सर। तो मोर देन, हाँ जी, हाँ जी, वो उसको निकाल दिया ही जाएगा। हाँ हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि 65 डेज आ रहे हैं ना, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन, सर हाँ, एक एक करके, पहले किरण जी आप पूछिए, क्या पूछ रही हैं। सर, आपने कहा ना विदाउट परमिशन अगर वो रहते हैं बाहर, तो सर वो परमिशन किससे लेंगे? क्यों, अरे आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, ओके सर। क्या बात कर रही हो, हेड ऑफ द हाउस होते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, राइट। और दूसरा क्वेश्चन किसका था, गौरी जी का। यस सर। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे यहाँ तो जैसे एडजर्नमेंट का आपने वो एग्जांपल लिया, सर जो प्रोरोग है तो सर वो भी 3-4 दिन चलता है। प्रोरोग क्या होता है बेटा, सर जब सदन को स्टार्ट करते हैं सेशन को। अच्छा वो समन तो नहीं होता है, नहीं सर, खत्म होता है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला है, प्रोरोग और एडजॉर्नमेंट को हम आगे पढ़ेंगे। आप समझ रही हैं मेरी बात, गौरी जी पकड़ पाई। यस सर। तो अपने माइंड को, मैंने कहा ना मुझे वो बच्चे चाहिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अपने माइंड को इरेज करो, रबर से मिटाओ, मिटा दिया, मिटाओ, पहले मिटा दिया ना। अब मुझे बताओ, प्रोरोग और एडजॉर्नमेंट में मैक्सिमम कितना डेज का है बताओ, मोर देन 4 डेज, यानी कि 5 6 7 8 होगा, तो क्या वो जो डेज है 60 डेज उसमें काउंट होगा, यस, यस सर। ठीक है। अब मुझे बताइए गौरी जी, समझ में आया। यस सर। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं सब चीजें जो है ना, एडजॉर्नमेंट क्या होता है, क्योंकि एडजॉर्नमेंट भी अपने लेवल का होता है, एक सिंपल एडजॉर्नमेंट होता है, एक एडजॉर्नमेंट सिने डाई होता है। अभी आएगा ना पार्लियामेंट, अभी देखना मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। मैंने कहा ना पार्लियामेंट में बस मेरे साथ चलो सभी लोग, और मैं गारंटी दे रहा हूं पार्लियामेंट में बड़े स्ट्रांग बन जाओगे, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर है। और एक क्या है ना, मेंबर जो होते हैं कभी कभी उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। एक यहां पर पहले आप हेडिंग लिख देंगे,
जैसे अभी तक हमने देखा मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वो हमने कंडीशन देख ली। मेंबर रेजिग्नेशन दे देता है, वो कंडीशन हमने देख ली। मेंबर जो अब्सेंट होता है ना, और मोर देन 60 डेज होता है, उसको भी हम निकाल देते हैं। एक निकालने का एक अदर केस भी होता है, अदर केस। तो हेडिंग आएगी आपकी अदर केस। अदर केस में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जब इलेक्शन जो होता है, जो रिलेटेड इलेक्शन है, जो चुनाव हो रहा है, अगर उस चुनाव को डिक्लेयर्ड वॉइड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, किसके द्वारा? बाय कोर्ट। ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है वॉइड। पहले तो ये समझ लो, अगर ऑनरेबल कोर्ट ने चुनाव को वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति चुनाव के द्वारा आया है, वह व्यक्ति अपने आप उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखना। और डिक्लेयर वॉइड यानी कि वॉइड डिक्लेयर कर देना। अब देखो, वॉइड एक शब्द होता है ना, वॉइड। ये क्या होता है? वॉइड होता है जिसे हम कहते हैं जो पूरी तरह से 100% जो होता है वो डिस्क्वालीफाई होता है। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब होता है, ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। टेक एन एग्जाम्पल। हाँ, सोचो कि अगर सोचो मेरी मदर है, उन्होंने कहा यार करुण, मैंने आपके लिए लड़की देखी, उससे शादी करनी है आपने, और लड़की की उम्र कितनी है? 17 साल। अब सोचो मेरी ये इस लड़की से शादी हो गई, ठीक है, सब लड़की के घर वाले भी तैयार है, मैं भी तैयार, सब होगी शादी वादी। अब मुझे बताओ, ये शादी वैलिड होगी कहीं से भी? नो सर। क्योंकि ये शादी का जो आधार है वही जीरो है। क्योंकि कंडीशन क्या होती है, लड़की की मिनिमम एज कितनी है? 18। तो ये होता है ऐसे में जहां पर चांस ही नहीं है किसी भी तरह से, वहां पर कंडीशन लगती है वॉइड। क्या मैं समझा पाया? वॉइड समझ में आ गया आपको? वॉइड मतलब यस सर। होता है जहां 100% डिस्क्वालीफाई होता है। अब दूसरा वर्ड होता है वॉइडेबल। एक वर्ड होता है वॉइडेबल। वॉइडेबल वॉइडेबल क्या होता है? वॉइडेबल को मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूं। टेक एन एग्जांपल, मैंने किसी, वही अब शादी करवा रहा हूं मैं तो, चलो कोई नहीं। देखो, टेक एन एग्जांपल, मेरी शादी हो रही है 30 साल की विमेन से, विमेन ही कहूंगा इसको तो, ठीक है, 30 साल की महिला है, उनसे हमारी शादी हो रही है। और शादी हो गई, बाद में पता चला कि विमेन का तो ऑलरेडी डाइवोर्स का केस चल रहा था। विमेन ने मुझे बताई नहीं ये बात। अब मैंने इनसे मंदिर में शादी कर ली और इनका डाइवोर्स का केस चल रहा है। और आपको पता है, एज पर हिंदू, चाहे वो लड़की है या लड़का है, आपका सिंगल स्पाउस ही होगा। ये सुनो, आपका एक ही जीवन साथी हो सकता है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। मानते हैं ये बात? अब इस कंडीशन को समझो। विमेन, अब मेरी और उसकी शादी हो चुकी है, अब क्या करे? तो कोर्ट इसमें क्या करता है, इसको वॉइड नहीं करता है। क्योंकि इसमें अभी भी चांसेस क्यों है? क्योंकि डाइवोर्स का केस चल रहा है उसका। तो टेक एन एग्जाम्पल, इसका डाइवोर्स हो गया, तो क्या हमारी शादी वैलिड हो जाएगी? बताइए। हो जाएगी सर। तो ऐसे केसेस में वॉइडेबल हम लिखते हैं। वॉइडेबल का मतलब होता है जहां पर उसको हम ठीक कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वो चीजें ठीक हो जाती हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ या ना? तो वॉइड और वॉइडेबल समझे आप लोग? यस। गौरी जी, किरण जी, यस सर। तो याद रखना, अब ये वर्ड बहुत बार आने वाला है आपका, ठीक है, वॉइड और वॉइडेबल। तो याद रखना, जो चीज वॉइड होती है उसमें तो प्रश्न चिन्ह है ही नहीं, वो ठीक है, वो तो अगेंस्ट ही हो गया बिल्कुल। 17 साल की बालिका से शादी करना वो अगेंस्ट दी लॉ हो गया। पर इस दूसरी कंडीशन में मैंने आपको बताया कि वो कंडीशन ठीक भी हो सकती है। तो ये जो शादी है मेरी, ये वैलिड हो सकती है। तो आई होप आपको वॉइड और वॉइडेबल समझ में आ गया। तो यहां पर वर्ड लिखा है कि इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, यानी कि उसको ठीक करने का कोई चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। यानी कि इलेक्शन को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं किया, वॉइड डिक्लेयर किया। वॉइड कैसे वॉइड बन सकता है? लोकसभा के चुनाव फाइट किया भाई ने, और भाई की उम्र कितनी है? 23। दूसरी कंडीशन देखो, चुनाव में भाग लिया भाई ने, भाई की उम्र 26 साल है, पर पता चला उसके बाद नागरिकता कहां की है? अमेरिका की। तो बताइए, वॉइड है वॉइडेबल है? वॉइडेबल। वॉइड वॉइड क्या बात कर रही हो आप? भारत की नागरिकता होना जरूरी है, संवैधानिक नियम है ये। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन। तो फिर, तो एक बार मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये मेंस में आपको वॉइड और वॉइडेबल लिखना अच्छी तरह आना चाहिए। लोग इसमें अब समझते ही नहीं है बातों को, इसको सिनोनिम की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, वॉइड और वॉइडेबल। अब मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस होता है। किरण जी, समझ में आया? यस सर। सर वॉइड को हम लीगल इनवैलिडिटी भी बोल सकते हैं ना? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, मतलब ही नहीं हुआ।
और वॉइडेबल में थोड़ा सा स्पेस होता है कि उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज प्लीज याद रखना, ठीक है? ये चीजें, क्योंकि आपको पता है अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं तो आप लॉ भी पढ़ रहे हैं। एलएलबी में संविधान हर सेमेस्टर में आता है, यस और नो? क्या मैं समझा पाया यहां तक? यस सर। चलो गुड। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अदर केसेस में आप समझ गए होंगे। तो देखो जितना भी आपने पढ़ा है वो चीज याद रखना। और वॉइड और वॉइडेबल के बारे में एक बात और बता देता हूं। वॉइड जो है ये डिफाइंड है आपका सेक्शन 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, ठीक है? ये आपके मेंस में काम आएगा। वैसे ही वॉइडेबल कहां डिफाइन है? ये है 2I स्मॉल आई, सेक्शन 2I इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। तो ये देखो, ये मीन्स में डाल देना। देखो याद रखना, आप लोग डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे तो आपके आगे क्या लगने वाला है? मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट अपने में क्या होता है? एक, है ना, एक उसके पास भी पावर होती है, न्यायाधीश होता है भाई, वो भी अपने लेवल पे, ठीक है? क्या मैं समझा पाया? सर आपने आईसीए की फुल फॉर्म क्या बताई? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। क्या मैं समझा पाया? यस और नो? यस सर। तो अदर केसेस में हमारी मेन हेडिंग चल रही है अदर केसेस, ठीक है? तो अदर केसेस में, जो अदर केसेस हैं, अदर केसेस, हाँ, अदर केसेस में हमने पहला क्या पढ़ा? जब इलेक्शन ही क्या डिक्लेयर हो गया? वॉइड या वॉइडेबल? वॉइड। तो देखो, अगर हमें एक वर्ड समझ में आ जाए तो कितना अच्छा मीन्स लिखेंगे, सोचो। हमें जब पता होता है वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस है, राइट? दूसरा है आपका एक्सपेल्ड बाय द हाउस, एक्सपेल्ड बाय द हाउस, बाय द हाउस। अब देखो कभी कभी होता है ना कंटेम्प्ट ऑफ द, जैसे आपने सुना कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, सुना है ये बात है? यस सर। क्या होता है इसका यस मतलब? सर। क्या क्या होता है इसमें? क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट? क्या होता है? कोर्ट की अवहेलना। एग्जाम्पल से समझा सकती है मुझे? बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जाम्पल से समझाइए। चलो एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप बताना कि ये अवहेलना है या नहीं है। मैं केस लड़ रहा हूं, ठीक है? किसी व्यक्ति का केस लड़ रहा हूं और मैं कोर्ट में चला गया बिना काले कोट के, बिना बैंड पहने, क्या ये अवहेलना है? यस सर होगी। किरण जी, है या क्योंकि नहीं, आप बताओ? डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या डिसओबे कर रहे हो किसी चीज को। एब्सोल्युटली, हर संस्थान का एक प्रोटोकॉल होता है। अब जैसे समझ लीजिए मैं लोकसभा में हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मैं बहुत गलत बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपने देखा होगा बीच में, अगर आप लोगों को याद हो, क्या हुआ जब नई नई लोकसभा बनी थी, जो अभी वर्तमान की हमारी लोकसभा है, तो आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे और राहुल गांधी जी ने आके उनको सीधे गले लगाया और अपनी सीट पे बैठे और एक आंख मारी उन्होंने। यस देखा सर। था? याद है आप लोग को? राहुल गांधी जी यस। पे काफी ट्रोल भी हुए थे और वो एक अवहेलना, कंटेम्प्ट था हाउस का, कि एक माननीय जो संसद है ना, वहां पर एक सांसद से क्या उम्मीद की जाती है? उसकी बॉडी लैंग्वेज। अब आंख मारना, जीप निकालना। अब देखो हम दोनों, अगर हम लोग, मैं आपसे मिला कभी ना, हम सब मिले, हम पार्टी में हैं तो पार्टी एक इनफॉर्मल होता है, वहां पर मैं ये हरकतें वैसे तो करूंगा नहीं, पर जीप निकालना, थोड़ा जोक मारना, ये हो जाएगा। अब सोचो वही मैं कोर्ट में हूं, मैं केस लड़ रहा हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं ना। तो नो यहां सर। पर क्या होता है, इस इन चीजों को कहते हैं कंटेम्प्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा स्पीकर साहब, जब आप देखते हैं लोकसभा या कुछ भी सदन देखते हैं तो उसमें नहीं कहता है, वो स्पीकर साहब कहते हैं, ओम बिरला जी, माननीय मैं आपको लास्ट बार बता रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, वरना मैं आपको एक्सपेल कर दूंगा। देखा आपने? हाँ जी सर। तो एक्सपेल ऐसे भी एक हमारा कंटेम्प्ट के बेस में आपको एक्सपेल भी किया सकता है। एक्सपेल मतलब निकाल देना, बिल्कुल, अगर आपने नहीं सुना। हालांकि ऐसा नहीं कि फर्स्ट वार्निंग में नहीं निकालते हो, पहली वार्निंग, दूसरी वार्निंग, तीसरी वार्निंग, क्योंकि जनता द्वारा वो चुना गया है, सरकारी काफी पैसा खर्च हुआ है, क्योंकि अगर एक्सपेल कर देंगे तो सीट वेकेंट हो जाती है ना, तो वो लास्ट में किया जाता है। क्या मैं समझा पाया? सर फिर ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन में होता है उसको एक्सपेल करना। एब्सोल्युटली। पर अगर डिस्क्रिप्शन में है तो याद करो, मैंने आपको बताया है कि टू होल वन केस क्या है, कि अगर कभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निकाला जाएगा तो क्या हमारा जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? यस सर। बस याद करो। तो ऐसे नहीं, अब है ना, हर चीज क्या होता है, रिकॉर्डेड होता है आज के जमाने में। तो आपको पता है लोकसभा राज्यसभा लाइव देखते हैं आप लोग, तो अगर माननीय स्पीकर साहब कुछ भी फैसले लेते हैं, ऐसे थोड़ा ले लेते हैं, आप देखेंगे सामने वाला बहुत ही बदतमीजी कर रहा है,
है ना, गाली गलौज में आ गया है तो मर्यादा क्या रही? तो वहां पर वो ना चाहते हुए भी फिर स्टेप तो लेंगे ना, वरना सदन की गरिमा क्या रहेगी? और सदन की गरिमा तो आप जानते हैं क्या है? चेयर फेंक, पेपर फाड़, गालियां, देखा है आप लोगों ने? तो वो चीज है ना। सर चलिए आज आप, तो वो न्यूज़ भी आई है ना कि उनको चीफ जस्टिस जो इंडिया है उनको एक वकील ने कुछ फेंक के मारा, पता नहीं। अच्छा मुझे इस बारे में कोई मेरे संज्ञान में नहीं है ये बातें। अच्छा, क्योंकि एक तो क्या हो रहा है, मुझे आजकल टाइम ही नहीं मिलता, मैं न्यूज़ इतनी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ऐसा हुआ क्या? यस सर, बट एक तो सिर्फ फेंकने नहीं दिया, बट वो मतलब कर रहे थे वैसा एक्शन। अच्छा, पर मुझे अच्छा लग रहा है जैसे आप लोग ऐसे न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं ना। देखो कभी भी न्यूज़ फॉलो करते हो ना, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, एसपी, देखो ये आज तक वाज तक मत देखा करो, ये फालतू की चीज़ दिखाते हैं वगैरह। जैसे आपके घर में आता है लोकसभा चैनल आता है? लोकसभा, राज्यसभा ये चैनल ज़रूर देखा करो। पूरे दिन भर में 20 या 30 मिनट देखा करो और एनालिसिस करो जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है? चलिए, एक मैं छोटी-सी बात बताता हूँ। मैंने बस ये गवई साहब का ये सुना था